बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही अपनी नानी के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही आरोही के माता पिता की मृत्यु एक ट्रेन हादसे में हो जाती है। आरोही के पिता अपनी छोटी सी जमीन में सब्जियां उगाते थे और उन्हें बेचा करते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद आरोही भी उसी जमीन में सब्जियां उगाती थी और उन्हें बेचा करती थी। सब्जियां बेचकर उसे जो भी कुछ पैसे मिलते थे उसी से वह अपना और अपनी नानी का पालन पोषण करती थी। इसी गांव में आरोही की एक बहुत अच्छी दोस्त थी नैना, जो बहुत अमीर थी। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जहां आरोही एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी, वहीं दूसरी तरफ नैना महल जैसे घर में रहा करती थी। एक दिन नैना अपने कुछ पुराने कपड़े और सैंडल आरोही के पास लेकर आती है और उससे कहती है, आरोही यार, तुझे तो पता है कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है और मेरे सभी दोस्त बहुत अमीर हैं। उनके पास अच्छे अच्छे ड्रेस और अच्छे अच्छे सैंडल है। बस तुम ही थोड़ी गरीब हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपने पुराने कपड़े और सैंडल दे देती हूँ। इन्हें पहनकर तुम पार्टी में आ जाना, ठीक है? नैना, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं किसी की उतरन नहीं पहनती। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं इसी में खुश हूँ। और अगर तुम्हें मुझे इस हाल में देखकर पार्टी में बुरा लगेगा तो ठीक है, मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। तुम अपने अमीर दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें इन पुराने कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है तो मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। मुझे लगा था कि तू ऐसे हाल में मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में आएगी तो सब तेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। बस यही सोचकर मैं तेरे पास आ गई। लेकिन तुम्हें जैसा आना है तो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पार्टी में आ जाना, ठीक है? ऐसा कहकर नैना वहाँ से चली जाती है और आरोही अपनी जमीन से ताजी ताजी सब्जियाँ लेती है और उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। पालक, धनिया, मेथी, मटर, गाजर, टमाटर, आलू। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। इस तरह से आरोही इतने तेज कड़कड़ाती धूप में अपनी सब्जियां बेच रही थी। आज आरोही के पास बहुत कम ग्राहक आते हैं, मगर उसकी जितनी भी सब्जियां बिकती है वह उन्हें के पैसे लेकर घर जा रही थी। तभी उसे सामने एक बेकरी नजर आती है, जिसे देखकर आरोही सोचती है, मैं रोज इसी रास्ते से गुजरती हूँ और इस बेकरी पर हमेशा इसी तरह से भीड़ लगी रहती है। आजकल सब लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं ना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी बात को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए सब केक खरीदते हैं, पेस्ट्री खरीदते हैं। नानी को भी तो बहुत अच्छे केक बनाने आते हैं, लेकिन अब वह केक तो बना नहीं सकती, लेकिन मुझे बनाना सिखा तो सकती है। अगर मैं भी बेकरी खोल लूँ तो हाँ, मुझे नानी से बात करनी चाहिए, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर आरोही घर वापस आ जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, आपको पता है आजकल केक बहुत ज्यादा तादाद में बिक रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही थी अगर मैं भी छोटी सी बेकरी खोल लूं तो सब्जियां बेचने से ज्यादा पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतनी तेज कड़कड़ाती धूप में एक गली से दूसरी गली सब्जियां बेचती रहती हूँ और पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते। बेकरी होगी तो उसके अंदर बैठकर आराम से केक बेचती रहूंगी। और आपको तो केक बनाने बहुत अच्छे आते हैं, आप मुझे केक बनाना सिखा देना। हाँ बेटा, सोच तो तुम बिल्कुल सही रही हो, मगर बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम बेकरी खोल सकें। बेकरी खोलने में तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। हमारे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है, सोने की चीज भी नहीं है जिसे बेचकर हम बेकरी खोल सके। सब्जी बेचकर तुम बस इतने ही पैसे कमा पाती हो कि हम बहुत मुश्किल से 2 समय का खाना खा पाते हैं। मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं आती, इतना बड़ा काम हम कैसे कर सकते हैं बेटा? नानी जी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। आपको पता है ना, जमींदार सूद पर पैसे देते हैं, तो बस बेकरी खोलने के लिए हम अपने इस छोटे से मकान को गिरवी रख देंगे और जब बेकरी चलने लगेगी तो पैसे जमा करके अपने घर को छुड़ा लेंगे। देखना नानी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बेकरी बहुत अच्छी चलेगी। कृपया करके मान जाइए ना। आरोही की नानी मान जाती हैं और आरोही खुशी खुशी अपने घर के पेपर लेकर जमींदार के पास जाती है और उनसे कहती है, जमींदार जी, आप सूद पर पैसे देते हो ना, तो ये लीजिए मेरे घर के पेपर और मुझे सूद पर पैसे दे दीजिए। कुछ ही समय में मैं आपके पैसे लौटा दूंगी और अपने घर के पेपर वापस ले जाऊंगी। यह घर के पेपर तो कोई खास नहीं है, छोटा सा ही घर है, तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे।
आरोही जमींदार से थोड़े से पैसे लेकर आ जाती है और साथ में केक बनाने का सामान भी, और अपनी नानी से केक बनाना सीखती है। और थोड़े ही समय में आरोही बहुत अच्छे केक बनाने लगती है और वह अपनी एक छोटी सी बेकरी खोलती है जिसमें वह अपने हाथ के बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाकर लगाती है। ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आरोही के पास एक भी ग्राहक नहीं आता और वह उदास होकर घर चली जाती है। तभी आरोही की नानी आरोही से कहती है, आरोही बेटा, लगता है आज भी तुम्हारा कोई केक नहीं बिका, तभी तुम इतनी उदास नजर आ रही हो। हाँ नानी जी, आज भी मेरा कोई केक नहीं बिका। लगता है मेरी बेकरी छोटी है ना, इसलिए कोई भी ग्राहक मेरे पास आ ही नहीं रहा। मगर नानी, मैं कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखना, एक दिन मेरी बेकरी बहुत अच्छी चलने लगेगी, आप परेशान मत होइए। ऐसा कहकर आरोही अपनी नानी और खुद को दिलासा देती है और अगले दिन दोबारा से अपनी बेकरी पर जाती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त नैना आती है और उससे कहती है, अरे यार आरोही, यह तो तूने बहुत अच्छा किया जो तूने बेकरी खोल ली। आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, तो मैं तेरी बेकरी से ही केक लेकर जाऊंगी। 5 अलग-अलग वैरायटी के केक पैक कर दे, 2 वनीला, 2 स्ट्रॉबेरी और 1 चॉकलेट। हाँ, और तू भी समय पर आ जाना, ठीक है? ऐसा कहकर नैना उसकी बेकरी से 5 केक ले जाती है। शाम को आरोही भी पार्टी में चली जाती है। आरोही की बेकरी के केक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। सब केक की बहुत तारीफ करते हैं और नैना से बेकरी का पता पूछते हैं, तो नैना सबको बताती है कि यह उसकी दोस्त आरोही की बेकरी है। और अगले दिन से आरोही की बेकरी पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ से बने केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसके घर के हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब की यहाँ खुशियाँ ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आरोही के सामने एक बहुत बड़ी बेकरी थी, जिसके पास अब ग्राहक आने कम हो जाते हैं। तभी उस बेकरी की मालकिन कंचन सोचती है, जब इस आरोही की बच्ची ने बेकरी खोली थी तो मुझे लगा था छोटी सी है, चलेगी नहीं, लेकिन अब देखो, देखते ही देखते कितनी चलने लगी है। मेरे ग्राहक कम होने लगे हैं। मैं इसे आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने नहीं दूंगी, मुझे इसके पर काटने होंगे, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। और मेरा धंधा चौपट हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ, मुझसे बच के तो दिखा। ऐसा सोचकर कंचन आरोही को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही बहुत खुश थी और वह अपनी नानी के लिए नई साड़ी और समोसे और चाउमीन, बहुत सारा खाने का सामान लेकर जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हार नहीं मानूंगी, कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए, अब मेरी बेकरी पहले से कितनी अच्छी चलने लगी है। बस अगर इसी तरह से चलती रहेगी तो कुछ ही दिनों में मैं घर के कागज भी छुड़ा लूंगी। नानी, आपके लिए साड़ी और समोसे चाउमीन लेकर आई हूँ, यह लीजिए, इसे खा लीजिए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, कोशिश करने वालों और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम ऐसे ही मेहनत और कोशिश करती रहना और देखना, एक दिन तुम्हारी जगह जगह पर बेकरी होंगी। मुझे बहुत खुशी है तुम कामयाब हो रही हो। इस तरह से दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। कंचन रात हो जाने के बाद आरोही की बेकरी पूरी तरह से जला देती है और बहुत खुश होती है। आरोही गरीब की बच्ची, ये देख, मैंने तेरी बेकरी पूरी तरह से जला दी है। अब तो इतना बड़ा नुकसान कहाँ से चुकाएगी? अब मजा आएगा। मेरे ग्राहक तोड़ने चली थी और मैंने बेचारी को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसा सोचकर कंचन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। सुबह होने के बाद आरोही खुशी खुशी अपनी बेकरी पर आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बेकरी पूरी तरह से जल चुकी थी। यह देखकर आरोही बहुत फूट फूट कर रोती है। अरे नहीं, यह क्या नर्त हो गया? मेरी बेकरी तो पूरी तरह से जल गई। इसके अंदर कितना सारा सामान रखा था, वह भी सब जलकर राख हो गया। अब मैं मेरे घर को कैसे छुड़ाऊंगी? नानी की दवाइयाँ, खाना पीना कैसे करूंगी? यह जिसकी दुकान है वह तो मुझसे इसके पैसे मांगेगा। यह सब क्या हो गया? मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक क्या हो गया?
मेरी खुशियाँ, दुकान, घर सब कुछ उजड़ गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ऐसा सोच सोचकर आरोही बहुत ज्यादा रो रही थी। आरोही को रोता हुआ एक परी देख लेती है तो आरोही के ऊपर उसे बहुत तरस आता है और वह आरोही के पास जाती है और उससे कहती है, आरोही, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। वह परेशान और अच्छे लोगों के काम आती है। तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। मैंने देखा कि तुम किस तरह से गरीब बच्चों को अपनी बेकरी से केक देती हो। जिसका दिल इतना अच्छा हो उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। ऐसा कहकर वह परी आरोही को अपने साथ उड़ाकर अपनी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास ले जाती है। एक तरफ सोने की केक बह रहे थे और दूसरी तरफ चांदी की केक बह रहे थे। तभी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी से आवाज आती है, परी, जैसा कि तुम जानती हो इस नदी के केक सिर्फ वही लेकर जा सकता है जो मेरे सवालों के सही सही जवाब दे। तो मैं इस लड़की से कुछ सवाल पूछती हूँ। अगर यह अपनी परीक्षा में पास हो गई तो मैं इसे जादुई सोने और चांदी की केक की नदी से जादुई केक दे दूंगी। सुनो लड़की, तुम्हारे सामने दो बच्चे भूखे हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी है, लेकिन वह बच्चे काफी समय से भूखे हैं। अगर वह तुमसे एक रोटी मांगेंगे तो उस समय तुम क्या करोगी? मैं उस समय उन दोनों बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी, क्योंकि मेरी नानी हमेशा मुझसे कहती है भूखे लोगों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। इसलिए मैं एक समय भूखे रहकर इतना सारा पुण्य कमाना चाहूंगी। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो, अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, वरना आज के टाइम में कोई भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। अब तुम जादुई सोने और चांदी के केक की नदी से एक सोने का केक और एक चांदी का केक लेकर जा सकती हो। जादुई सोने के केक से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादुई चांदी के केक से तुम्हें हमेशा केक मिलते रहेंगे, जिसकी मदद से तुम्हें अब कोई भी कमी नहीं होगी। आरोही खुश होकर जादुई सोने और चांदी की नदी से जादुई केक लेकर आ जाती है और जादुई सोने के केक से बहुत सारी धन दौलत लेकर अपना सारा कर्जा चुका देती है और अपनी एक बहुत बड़ी बेकरी खोलती है और जादुई चांदी के केक से केक लेकर उस बेकरी में बेचती है। इस तरह से आरोही की बहुत सारी बेकरियां होती हैं और उसका बहुत नाम होता है। आरोही कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है और जब इस बात की खबर कंचन को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मामूली सी लड़की इतनी आगे नहीं बढ़ सकती। आज उसकी एक नहीं, दो नहीं, 5-5 बेकरियां हैं और वह इतनी अमीर नहीं हो सकती। मुझे पता लगाना होगा आखिर उसे क्या मिला है जो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अमीर हो गई। हाँ, मुझे पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर कंचन उसके घर जाती है तो उसे पता चल जाता है कि जादुई सोने और चांदी की केक की मदद से वह इतनी अमीर हुई है और एक दिन मौका देखकर वह जादुई सोने का केक चुराकर लेकर आ जाती है और घर आकर उससे कहती है, ये है जादुई सोने का केक, इससे जो भी कुछ मांगते हैं ये दे देता है। ये जादुई सोने का केक मुझे बहुत सारी धन दौलत दे, इतनी सारी धन दौलत कि मुझसे ज्यादा अमीर कोई और ना हो और वह आरोही की बच्ची दोबारा से गरीब हो जाए, उसके पास कुछ भी ना रहे। जल्दी से तू मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे। कंचन के इतना कहते ही जादुई सोने के केक के अंदर से धन दौलत तो नहीं बल्कि बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं जो उसे तुरंत ही डस लेते हैं और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। कंचन को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और वही दूसरी तरफ आरोही अपने साथ साथ पूरे गांव की भी बहुत मदद करती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे स्वभाव और दूसरों की मदद करने की वजह से आज उसके पास जादुई सोने और चांदी के केक थे, जिसकी वजह से आज वह एक खुशहाल जीवन बिताती है। रौनकपुर गांव में गंगा अपनी जुड़वा बेटियां रानी और मुस्कान के साथ रहती थी। रानी और मुस्कान बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद गंगा ने ही बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। धीरे धीरे उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। वो जब अपनी माँ को इतना मेहनत करते हुए देखती तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था। रानी, मुस्कान, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से नाश्ता
स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा। आई माँ, जल्दी से तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं सेठ के घर जा रही हूँ, रात को देर से घर आऊंगी। आज सेठ की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे बहुत सारे काम है। माँ, हमारा जन्मदिन कब आता है? माँ, आपने तो कभी हम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। मुस्कान, जन्मदिन सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता माँ कितनी मुश्किल से घर की जरूरतों को पूरा करती है ना माँ? मेरी बेटी से ये किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े लोग ही मनाते हैं? अरे मेरी दोनों राजकुमारियाँ क्या किसी से कम है? वो तो मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए मैंने कभी तुम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। इस बार देखना मैं कितने धूमधाम से तुम दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। क्या सच में माँ? और आप हमारे लिए वो बड़ा सा केक भी लेकर आओगे? हाँ बेटी, मैं केक भी लेकर आऊंगी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना और शाम को दोनों बहन घर में ही रहना। ठीक है माँ। गंगा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह गंगा अपनी बेटियों से कहती है, मेरी दोनों बेटियों को जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। माँ, आज हम दोनों का जन्मदिन है। हाँ बेटी। माँ, आपको याद था आज हमारा जन्मदिन है? भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? माँ कभी अपने बच्चों की खुशियाँ भूलती है क्या? अब चलो दोनों अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं शहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए केक लेने, फिर साथ मिलकर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। माँ की बात को सुनकर खुशी और मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश हुई। गंगा अपनी बेटी के लिए केक लेने शहर की ओर जाने लगती है। उसके गांव से शहर के बीच एक घना जंगल पड़ता था। गंगा शहर से केक लेकर जब वापस लौट रही थी तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाती है। गंगा वहीं पास ही केक रखकर नदी से पानी पी रही थी, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। गंगा की आवाज सुनकर वहीं से गुजर रही मोना जादूगरनी को उस पर दया आ जाती है और वह उसके पास जाती है। अरे, आपको तो किसी जहरीले सांप ने काटा है, मैं अभी इस पर जड़ी बूटी लगा देती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है जादूगरनी जी, मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे तो बस अपनी दोनों बेटियों की चिंता हो रही है। जादूगरनी जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। कहो, क्या मदद चाहिए? आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखेंगी। प्लीज वादा कीजिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से ये केक उसे दे दीजिएगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटियाँ, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर गंगा ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब देखकर मोना जादूगरनी को बहुत ही दुख हुआ और वह केक लेकर खुशी और मुस्कान के घर पहुंच गई। जादूगरनी को देखकर दोनों बहनें चौंक गईं। आप कौन है और मेरी माँ कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? मैं मोना जादूगरनी हूँ, मुझे तुम्हारी माँ तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ भेजी है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें गंगा जैसी माँ मिली, लेकिन अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर जादूगरनी ने जंगल में जो हुआ वह सब उसे बताया। यह सुनकर दोनों बहनें रोने लगी। अब तो हम अनाथ हो गए, अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, ऐसे हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, जीवन और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है बेटी, ये तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो अपने आंसू पोंछो। अपनी बेटियों की आंखों में इस तरह आंसू देखकर तुम्हारी माँ भी ऊपर भगवान के पास रोएगी, इसलिए चुप हो जाओ। ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। टन टन केक। मुझे ये केक नहीं चाहिए, इसी की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। हाँ, अगर माँ ये केक लेने शहर नहीं जाती तो उनके साथ ये नहीं होता। मैं ये केक नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मत खाओ, लेकिन इस केक को अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर के पास तो रख ही सकती हो। केक का घर? मैं कुछ समझी नहीं, अभी समझाती हूँ। इतना बोलते ही जादूगर ने उस केक को एक विशाल केक के घर में बदल देती है। ये देखो बच्चियों,
ये जादुई केक का घर है और अब से ये जादुई केक का घर तुम्हारा है। अब से तुम जो भी इस केक के घर से मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों बहन अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ और हाँ, जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर मोना जादूगरनी वहाँ से चली गई। उस दिन से खुशी और मुस्कान को जब भी किसी चीज की जरूरत होती जादुई केक घर से मांग लेती। अब उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वे दोनों बहन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। तभी एक दिन खुशी ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, अब तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही थी हमारे जैसे गांव में और भी कितने लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रही थी क्यों ना इस गांव वालों को भी इस जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए ताकि वो भी इस केक के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अरे वाह खुशी, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। मैं अभी सबको जादुई केक घर के बारे में बता कर आती हूँ ताकि उनकी परेशानी भी खत्म हो सके। ये सोचकर दोनों बहनों ने उस जादुई केक के घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया। उस दिन से सभी गांव वाले जादुई केक घर के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और जादुई केक घर भी उन गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी गांव वाले जादुई केक घर की तारीफ करने लगे। इस तरह से जादुई केक घर के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया। उस जादूगरनी ने मुझे यहाँ किस मुसीबत में फंसा दिया है। पहले तो उसने मुझे सिर्फ इन दोनों बहनों की मदद करने को कहा था, लेकिन अब इन दोनों बहनों की वजह से मुझे पूरे गांव की मदद करनी पड़ रही है। जब देखो कोई ना कोई आकर मुझे परेशान ही करता रहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। उस दिन के बाद से जो भी गांव वाले जादुई केक घर के पास मदद मांगने जाते तब जादुई केक का घर उस पर अत्याचार करने लगा। वो कभी किसी को पेड़ से उल्टा लटका देता तो कभी किसी को हवा में उछालकर दूर फेंक देता। कुछ लोगों को तो वो बिजली के झटके भी देने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। उस घमंडी जादुई केक से सभी गांव वाले परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों बहनों के पास गए और उनसे बोले, बेटी, तुमने जो हमें जादुई केक के घर के बारे में बताया था, वो केक का घर तो हम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम दोनों बहन कृपया करके हमें उस जादुई घमंडी केक के घर से बचा लो बेटी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई। फिर खुशी उन गांव वालों से बोली, जिस जादूगरनी ने मुझे यह केक दिया था उन्होंने मुझसे कहा था जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रुकिए, मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर दोनों बहनें जादूगरनी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही जादूगरनी वहाँ प्रकट हो गई। तब दोनों बहनों ने जादूगरनी को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर जादूगरनी ने कहा, उस जादुई केक घर ने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया वह बहुत ही गलत है। मैं अभी उस जादुई केक घर का घमंड खत्म करती हूँ। ये बोलकर जादूगरनी जैसे ही उस जादुई केक घर के पास गई, घमंड में चूर जादुई केक घर ने जादूगरनी पर भी हमला करने की कोशिश किया। तब जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादुई केक घर को वहीं पर जलाकर राख कर दिया। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। फिर जादूगरनी उन गांव वालों से बोली, आप सभी गांव वालों ने इस पेड़ पर जो जादुई केक का घर था उस पर पूरी तरह निर्भर हो गए, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब से आप सब खुद ही अपनी समस्याओं का हल करना। अगर आप सबको कभी ज्यादा परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। मैं खुद आप लोगों की मदद करने यहाँ आ जाया करूँगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद से सभी गांव वाले खुद ही मेहनत करके खाने लगे। कभी उन्हें ज्यादा दिक्कत होती तो वो जादूगरनी को याद कर लिया करते। साथ ही खुशी और मुस्कान भी गांव वालों की हर संभव मदद कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।